नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में की स्ट्राइक। ईरान ने कहा हमले में 4 बच्चे समेत 9 लोगों की मौत। इससे पहले ईरान ने पाकिस्तान में की थी स्ट्राइक। पाकिस्तान ने अपने राजदूत को बुलाया वापस। इजराइल ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में तेज किए हमले। पिछले 24 घंटे में 30 आतंकियों को मार गिराने का किया दावा। इजरायली बंधकों ने दावोस सम्मेलन में शामिल नेताओं से बाकी बंदियों की रिहाई में मदद की लगाई गुहार। यूक्रेन ने ड्रोन हमले में सेंट पीटर्सबर्ग के तेल टर्मिनल को निशाना बनाने का किया दावा। रूस ने कहा हमला रहा है विफल। जवाबी कार्रवाई को गति देने के लिए यूक्रेन को फ्रांस से मिली सैन्य हथियारों की नई खेप। रूस का पलटवार, कहा पश्चिमी देश समाधान के बजाय क्षेत्र में चाहते हैं अपना वर्चस्व। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक को राहत। रवांडा बिल संसद के निचले सदन से पास। अवैध प्रवासियों से जुड़े इस बिल पर उनकी ही पार्टी के 11 नेता बागी। अब उच्च सदन से पारित होगा बिल। सुनक ने बिल को बताया तत्काल राष्ट्रीय प्राथमिकता। भारी बर्फबारी से जर्मनी में जनजीवन प्रभावित। हवाई, सड़क, रेल यातायात प्रभावित होने के कारण लगातार दूसरे दिन लोगों को कठिनाइयों का करना पड़ा सामना। यूरोप के दूसरे अन्य देशों में भी बर्फबारी का प्रकोप। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। बलूचिस्तान में ईरान की एयर स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला कर दिया। हमले के बाद ईरान ने पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी को तलब किया है, तो वहीं पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री विश्व आर्थिक मंच से समय से पहले ही वापस लौट रहे हैं। इस बीच कई देशों ने ईरान और पाकिस्तान को संयम बरतने को कहा है। पहले ईरान और अब जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने ईरान के भीतर हमला किया। इस कार्रवाई में कई लोग मारे गए हैं। इस पलटवार की कार्रवाई पर ईरान भड़क गया है। ईरान ने पाकिस्तान की कड़ी निंदा करते हुए उसे स्पष्टीकरण देने का अल्टीमेटम दे दिया है। ईरान ने मंगलवार को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एयर स्ट्राइक की थी। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में अत्यधिक समन्वित ढंग से सैन्य हमलों की एक श्रृंखला को अंजाम दिया गया है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन का नाम मार्गबार समाचार दिया है। पाकिस्तान ने इस अभियान में कई आतंकियों को ढेर करने का दावा किया है। ईरानी मीडिया में आ रही रिपोर्टों के हवाले से कहा गया है कि सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के एक गांव में कई मिसाइलें गिरी हैं। इनमें 3 महिलाएं और 4 बच्चों की मौत हुई है। इनमें से कोई भी ईरान मूल का नहीं है। पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ अत्यधिक समन्वित और विशेष रूप से लक्षित सटीक सैन्य हमलों को अंजाम दिया। मार्गबार समाचार नाम के खुफिया आधारित ऑपरेशन के दौरान कई आतंकवादी मारे गए। मिली जानकारी के अनुसार हमले में 4 बच्चे, 3 महिलाएं और पुरुषों की मौत हो गई। ये सभी ईरान के नागरिक नहीं हैं। ये सभी ईरान की सीमा से 3-4 किलोमीटर दूर एक गांव में हुए विस्फोट में मारे गए। हमले के बाद ईरान ने पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी को तलब किया है। वहीं पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री विश्व आर्थिक मंच से समय से पहले ही वापस लौट रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में ईरान ने मिसाइल हमले किए थे। मिसाइल और ड्रोन हमले में जैशुल अदल के 2 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया गया था। ईरान लंबे समय से इस संगठन पर आरोप लगाता रहा है कि इसके सदस्य सीमा पार करके ईरान में घुसते हैं और उनके सुरक्षाकर्मियों की हत्या करते हैं।
पाकिस्तान ने हमले को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए कार्रवाई की धमकी दी थी। जैश अल अदल ईरान में आतंकी संगठन है। ये पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं। हमने इस विषय पर पाकिस्तान के उच्च पदस्थ सैन्य सुरक्षा और राजनीतिक अधिकारियों के साथ कई बार चर्चा की है। हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया है कि पाकिस्तान ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ईरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया, जबकि ईरान के राजदूत को वापस जाने के लिए कह दिया। साथ ही दोनों देशों के बीच होने वाली सभी उच्च स्तरीय राजनयिक यात्राओं को भी रद्द कर दिया गया। इस बीच कई देशों ने ईरान और पाकिस्तान को संयम बरतने का आग्रह किया है। ये पहली बार नहीं है जब ईरान और पाकिस्तान के बीच सीमा संघर्ष देखने को मिला है। हालांकि इस बार मामला और आगे बढ़ गया है। दरअसल जैशुल अदल ईरान के लिए आतंकी संगठन है। ये ग्रुप 2010 में वजूद में आया था। ईरान आतंकी संगठन जैशुल अदल को अपने कट्टर प्रतिद्वंदी सऊदी अरब के प्रॉक्सी के रूप में देखता है। एक और संगठन है जुंदुल्लाह, जो पहले इसी इलाके में सक्रिय था। ईरान का मानना है कि आम सुन्नी आस्था के कारण जुंदुल्लाह को अल-कायदा और तालिबान का समर्थन प्राप्त है। आतंकवादी समूह के उदय के लिए वो पाकिस्तान को भी दोषी मानता है। वहीं पाकिस्तान अपने देश में सक्रिय संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को ईरान पर समर्थन देने का आरोप लगाता है। अगली खबर की ओर चलते हैं। हमास के खिलाफ इजराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि ये हमले और तेज हो गए हैं। इजराइल ने अब तक के अभियान में हमास के 9,000 से अधिक आतंकियों को मारने का दावा किया है। इस सब के बीच गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान भी चलाया जा रहा है। इस संघर्ष के ताज़ा हालात पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में हमास आतंकियों के खिलाफ अपने हमले को तेज कर दिया है। इजरायली सेना हवाई हमले के साथ साथ भारी गोलीबारी भी कर रही है। खान यूनिस में की गई कार्रवाई में पिछले 24 घंटों के दौरान 30 से अधिक आतंकी मार गिराने का दावा किया है। इजराइल ने अब तक के अभियान में हमास के 9,000 से अधिक आतंकियों को मार गिराया है। इस बीच रफा क्रॉसिंग के पास भारी धमाके की आवाज सुनी गई है। हमले का विस्तार हमास की दूसरी रेजिमेंट तक कर दिया गया है। पिछले 24 घंटों में वहां कड़ा संघर्ष देखने को मिला है। हमारी सेना ने पिछले 24 घंटों में क्षेत्र में 30 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है। उधर दक्षिणी रिजॉर्ट शहर इलियट में सायरन बजने से हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में इजरायली सेना ने इसे फाल्स अलार्म बताया। इलियट में सायरन बजने के बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने एक विस्फोट की आवाज सुनी और स्थानीय टीवी ने अकाबा की खाड़ी के ऊपर धुएं की तस्वीरें दिखाई। सेना ने कहा कि उसने आने वाले खतरे पर एक इंटरसेप्ट मिसाइल लॉन्च की थी, लेकिन उसे बिना बताए मार गिराया गया था। इस बीच इजरायली सरकार के प्रवक्ता ने आने वाले दिनों में अतिरिक्त फील्ड अस्पतालों के चालू होने की उम्मीद जताई है। पिछले दिनों जॉर्डन ने आरोप लगाया था कि खान यूनिस में इजराइल के भीषण हमलों में उसके फील्ड अस्पतालों को काफी नुकसान पहुंचा है। ये निश्चित रूप से हमास द्वारा गाजा के मौजूदा अस्पतालों के रणनीतिक सैन्यकरण, उन्हें संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की दुखद और मौन मिली भगत के साथ सौन अड्डों के रूप में उपयोग करने के कारण हुआ है। लेकिन जल्द अतिरिक्त फील्ड अस्पताल चालू हो जाएंगे। उधर दावोस के विश्व आर्थिक मंच में बोलते हुए इजराइल के राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी प्रार्थना है कि गाजा में लाई गई दवाएं बंधकों तक पहुंच जाएंगी। अब हम प्रार्थना कर रहे हैं कि फ्रांस, कतर और गाजा में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और अन्य लोगों के जरिए जो दवा की आपूर्ति की जा रही है वह उन तक पहुंच जाएगी, लेकिन यह केवल शुरुआत है। इस बीच हमास के चंगुल से रिहा कराए गए इजरायली बंधकों ने दावोस के विश्व आर्थिक मंच में शामिल नेताओं से बाकी बचे बंदियों की रिहाई में मदद की अपील की है। कार्रवाई के लिए कॉल करें, कुछ करें, हमारी मदद करें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगर वे वापस नहीं आ रहे हैं तो मेरा जीवन कैसा होगा। वहीं भोजन, ईंधन और चिकित्सा सामग्री को लेकर ट्रकों को रफा क्रॉसिंग के माध्यम से गाजा में प्रवेश करते हुए देखा गया। मानवीय सहायता ले जाने वाले 146 ट्रक इजराइल के केरेम शालोम क्रॉसिंग से गाजा में प्रवेश किए, जबकि मिस्र के रफा क्रॉसिंग से 12 वाणिज्यिक ट्रकों के अलावा 48 ट्रक भोजन, पानी और चिकित्सा आपूर्ति लेकर आए। अगली खबर की ओर चलते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत लाल सागर और अदन की खाड़ी में वर्तमान स्थिति को लेकर गंभीरता से विचार कर रहा है।
आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ये जलमार्ग केवल भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस जलमार्ग पर भारत के अपने हित हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना क्षेत्र में गश्त लगा रही है तथा जलमार्ग को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही है ताकि आर्थिक हित प्रभावित न हो। The Red Sea area, we have made our position very clear. It's a matter of concern to us. We give a lot of importance to freedom of navigation and freedom of commerce in that region. Whatever is happening there not just impacts us, but impacts the economic interests and several other interests of so many people across the world. So that is where we are. We are closely monitoring the situation and we're looking at the unfolding situation with a constant watch. वहीं मालदीव के साथ संबंधों को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 14 जनवरी को हमारे कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसमें द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान दोनों देशों ने मालदीव के लोगों को मानवीय और मेडिकल सेवाएं प्रदान करने वाले भारतीय विमानन प्लेटफॉर्म के निरंतर संचालन को सक्षम करने के लिए पारस्परिक रूप से व्यवहारिक समाधान ढूंढने पर चर्चा की और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अगली बैठक भारत में होगी। On 14th, we had a meeting of the core group. In the core group, we had detailed discussions on several aspects of the bilateral relationship. We also made available what was discussed in the meeting through a press release. And then in that press release, we mentioned that both sides held discussions on finding mutually workable solution to enable continued operation of Indian aviation platforms that provide humanitarian and midvac services to the people of Maldives. The next meeting is to be held in India to take discussion forward. उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों, रूस के साथ सैन्य समझौते और क्षेत्र के बिगड़ते हालात के बीच सोल में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के परमाणु प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई। इन लोगों ने उत्तर कोरिया के ताज़ा रुख पर कड़ी निंदा की। वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी जंग पाक ने कहा, यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल के लिए उत्तर कोरिया ने रूस को कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें मुहैया कराई हैं। उन्होंने इस पर ध्यान देने और समन्वित कार्रवाई की मांग की। तीनों देशों ने हाल के वर्षों में उत्तर कोरिया को रोकने के लिए संयुक्त प्रयास बढ़ाए हैं। इसके तहत त्रिपक्षीय बैठकें और दिसंबर में मिसाइल चेतावनी डेटा साझाकरण प्रणाली को शुरू करना शामिल है। ये बैठक उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन द्वारा दक्षिण कोरिया को प्राथमिक शत्रु के रूप में देखे जाने को सुनिश्चित करने के लिए देश के संविधान को बदलने के आह्वान के कुछ दिनों बाद हुई है। एक छोटा सा ब्रेक। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो स्टूडेंट्स की एग्जाम स्ट्रेस को दूर कर देता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो टीचर्स और पेरेंट्स की दुविधा को मिटाता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रेरित करता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो इसके 7वें एडिशन में 2 करोड़ 26 लाख लोगों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है? मिलेंगे सभी सवालों के जवाब जब जुड़ेंगे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकेम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है।
हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न लें। तीसरा, बचे हुए ठीक भोजन को न फेंकें। जहां तक हो सके बचे हुए खाने को अन्य व्यंजन बनाने में प्रयोग करें। चौथा, अनाज, दालों तथा अन्य सूखे खाद्य सामग्री को एयर टाइट डब्बों में रखें। फल, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि को फ्रिज में रखें। पांचवा, बची हुई खाद्य सामग्री एकत्रित करें और जरूरतमंदों में वितरित करें। और आखिर में कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा जैसे सब्जी और फलों के छिलके व पत्ते आदि को रिसाइकिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब दिसंबर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जी? बेटा, ये दिसंबर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब चलते हैं यूरोप की ओर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रवांडा के मामले पर अपना रुख साफ करते हुए कहा कि वो यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय के आदेशों की अनदेखी करने के लिए तैयार हैं। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने रवांडा में शरण चाहने वालों के निर्वासन पर अस्थायी आपातकालीन रोक लगाई थी। ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स से रवांडा का बिल पारित हो चुका है। अब यह बिल हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पारित होना बाकी है। सुनक ने इस बिल को तत्काल राष्ट्रीय प्राथमिकता बताया है। अगर इस बिल को समर्थन नहीं मिलता तो सुनक की सरकार जाने का भी खतरा था। वहीं दूसरी ओर चुनाव से पहले हुए जनमत सर्वेक्षण में कंजर्वेटिव विपक्षी लेबर पार्टी से पीछे चल रहे हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध भीषण बना हुआ है। बीतते दिनों के साथ ये और तेज होता जा रहा है। दोनों देश जंग के मैदान से दूर ड्रोन के जरिए एक दूसरे के शहरों को निशाना भी बना रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन को निरंतर मदद पर जोर दिया जाना चाहिए। वहीं रूस ने कहा है कि रूस ने कभी परमाणु हमले की धमकी नहीं दी और दूसरे देशों को भी इससे बचना चाहिए। रूस यूक्रेन की जंग के लगभग 2 साल पूरे होने को हैं, लेकिन दोनों देशों की बंदूकों की बारूद अभी तक खत्म होती नहीं दिखाई दे रही है। बल्कि हाल के दिनों में ये युद्ध और भी तेज हो गया है। जंग के मैदान से
दूर ड्रोन के जरिए एक दूसरे के शहरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में यूक्रेन ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक तेल टर्मिनल पर ड्रोन हमला करने का दावा किया है। हालांकि रूस ने हमले को विफल कर ड्रोन को मार गिराने की बात कही है। इस बीच यूक्रेन ने अपने हमलों को और धार देने के लिए 6 सीजर होवित्जर तोपें फ्रांस से खरीदी हैं। इसके अलावा फ्रांस की ओर से हर महीने 50 सटीक निर्देशित मिसाइलें भी भेजी जाएंगी। युद्ध के मैदान पर जैसे हालात हैं, ऐसे में आधुनिक तोपखाने के अलावा हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। हमें अपने गोला बारूद के उत्पादन को बढ़ाने और अपनी तोपखाने की क्षमता को आगे बढ़ाने के प्रयासों को जारी रखना चाहिए। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रीय प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि यूक्रेन को निरंतर सुरक्षा सहायता प्रवाह की महत्वपूर्ण तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए। किर्बी ने यूक्रेन को तत्काल हथियार प्रणालियां प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके साथ ही अमेरिका ने माना कि युद्ध सामग्री की आपूर्ति में कमी हो रही है। उनके पास कुछ हथियारों का पर्याप्त भंडार है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें जो उनके पास अब नहीं हैं। चीजें बहुत हद तक रूस पर निर्भर करती हैं। हवाई रक्षा इस समय हमारी प्रमुख चिंता है। ड्रोन और मिसाइल हमले रूस की ओर से रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उधर रूस ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यूक्रेन के सहयोगी देश मामले का समाधान निकालने के बजाय सिर्फ प्रभुत्व और सैन्य वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि रूस ने कभी परमाणु हमले की धमकी नहीं दी है, तो दूसरे देशों को भी इससे बचना चाहिए। सभी का मानना है कि पुतिन परमाणु बम के हमले की धमकी दे रहे हैं, जबकि हमने यूरोप और अमेरिका की तरह ऐसी बात कभी नहीं की है। जर्मनी ने भी कहा कि नाटो के पास परमाणु हथियार हैं। ब्रिटेन ने भी ऐसा ही किया है। हालांकि अब तक यूक्रेन की मदद को लेकर कड़ा रुख अपनाने वाले हंगरी ने अब अपना रुख थोड़ा नरम किया है, लेकिन इस मुद्दे पर यूरोपीय संघ के साथ अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। यूरोपीय संघ यूक्रेन को और अधिक वित्तीय सहायता देने पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं युद्ध की मार झेल रही यूक्रेन ने अपने शहरों के पुनर्निर्माण का काम शुरू कर दिया है। लड़ाई में बुरी तरह क्षतिग्रस्त ट्रांसनिस्ट्रिया उन 6 इलाकों में से एक है जहां पुनर्निर्माण अभियान का काम किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं की मदद से अख्तिरिका क्षेत्र के अधिकांश स्कूलों की नई खिड़कियों, छतों या बम शेल्टर्स की मरम्मत की गई है। जर्मनी में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हवा, सड़क और ट्रेन यातायात प्रभावित होने के कारण लोगों को लगातार दूसरे दिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जर्मनी के सबसे बड़े केंद्र फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर लगभग 1000 में से 300 से अधिक उड़ानें गुरुवार सुबह रद्द कर दी गईं। वहीं पेरिस से आने जाने वाली ट्रेनों को एक बार फिर रद्द कर दिया गया है। एक और छोटा सा ब्रेक। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब दिसंबर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जे? बेटा, अब ये दिसंबर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है? टेलीमानस के 14416 पर कॉल कर गुस्से पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी। हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम ग्रीन ऑइंटमेंट। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है।
हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो स्टूडेंट्स की एग्जाम स्ट्रेस को दूर कर देता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो टीचर्स और पेरेंट्स की दुविधा को मिटाता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रेरित करता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो इसके 7वें एडिशन में 2,26,00,000 लोगों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है? मिलेंगे सभी सवालों के जवाब जब जुड़ेंगे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब विशंबर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जे? बेटा, ये विशंबर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन को आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।